जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रस्तावना एवं अनुसूचियाँ। तो चलिए प्रस्तावना को देखते हैं। तो देखिए, प्रस्तावना आपको मालूम है कि संविधान जैसे ही शुरू होता है सबसे पहले प्रस्तावना दी हुई है, ठीक है। तो अगर हम इसके स्रोत की बात करें कि प्रस्तावना का स्रोत कहाँ से, तो देखिए प्रस्तावना जो लिया गया है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है कि यूएसए की संविधान भी प्रस्तावना से शुरू होती है, उसी तरह भारत का संविधान भी प्रस्तावना से शुरू होती है। लेकिन जब हम इसके भाषा की बात करेंगे कि जिस भाषा से शुरुआत की गई, ये हम ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं। अब आपको मालूम है कि प्रस्तावना के लिए जब संविधान निर्माताओं ने शुरू किया था तो 22 जनवरी 1947, यहाँ पे 47 कर दीजिएगा, 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को अपनाया गया कि जवाहरलाल नेहरू ने, आपको पता है कि ये उद्देश्य प्रस्ताव रखा था जिसे 22 जनवरी को ही अपना लिया गया। तो ये एक तरह से जो उद्देश्य प्रस्ताव उस दिन रखा था उसका ये आगे चल के संशोधित रूप है और प्रस्तावना को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया। अब प्रस्तावना को लेकर के ना कई कथन दिए गए हैं लोगों के द्वारा। तो पहला कहा गया कि संविधान का यह पहचान पत्र है, मतलब जैसे व्यक्ति होता है और व्यक्ति की जो जानकारी होती है, मूल जानकारी, वो पहचान पत्र के रूप में लिखी रहती है। उसी तरह संविधान होता है, जो संविधान का उद्देश्य है वो उसके पहचान पत्र में लिखा है। ये एन ए पालकी वाला जो कि पूर्व न्यायाधीश थे उन्होंने ये कहा। उसके बाद है के एम मुंशी द्वारा इसे संविधान की कुंडली कह करके संबोधित किया गया और उसके बाद है संविधान के मुख्य सिद्धांत ये अर्नेस्ट बार्कर द्वारा कहा गया था, ठीक है। अब अगर हम प्रस्तावना के घटक की बात करें कि कौन कौन से भाग है, तो देखिए उसमें क्या संविधान के अधिकार का स्रोत है कि संविधान आखिर इतना बड़ा है और ये इतने प्रावधान करता है तो ये किस अधिकार के तहत करता है, कि संविधान को कौन अधिकार देता है कि भाई आप इतने राज्य के प्रावधान लिखे, मौलिक अधिकार लिखे, मौलिक ड्यूटी, पूरा संविधान लिख रहे हैं पालन, ये तो ये आदेश करता है, ये अधिकार देता है संविधान को भारत के लोग। शुरू ही होती है प्रस्तावना कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, मतलब हम भारत के लोग, तो मतलब जो प्रस्तावना है वो उसको अधिकार कहाँ से मिलता है, भारत के लोगों से मिलता है। अब अगर हम प्रकृति की बात करें तो वो जो पहली लाइन पे है, संप्रभु हुए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य है, ठीक है ना। उसके बाद जैसे संप्रभु, संप्रभु का मतलब होता है कि जो ऐसा देश जो अपने आंतरिक एवं बाह्य निर्णयों लेने में स्वतंत्र होता है, किसी पर दबाव नहीं। समाजवादी, आपको मालूम है कि जो संसाधन होते हैं उसमें सबका बराबर अधिकार होता है। धर्मनिरपेक्ष मतलब राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा बल्कि राज्य जो है वो सभी धर्मों का समान संरक्षण करेगी। लोकतंत्रात्मक मतलब कि जो सरकार होगी वो निर्वाचित होगी, जनता का शासन होगा, तानाशाही नहीं होगा। और गणतंत्र मतलब जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो लोगों द्वारा निर्वाचित होता है, आनुवांशिक नहीं चलता, मतलब राज रजवाड़ा वाली चीज़ नहीं होती। उसके बाद अगर हम उद्देश्य की बात करें कि भाई प्रस्तावना के उद्देश्य क्या, तो देखिए प्रस्तावना में सीधा लिखा हुआ है कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता दिलाना है। अब इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन है कि न्याय दिलाना है, किस तरह का न्याय दिलाना है, तो सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय की मतलब होता है कि समाज में सबको बराबर का दर्जा मिले। आर्थिक न्याय मतलब कि सबको अवसर की समानता मिले, अवसर मिले, ठीक है ना। और राजनीतिक न्याय मतलब कि सब राजनीतिक रूप में अपनी भागीदारी दे सके, जैसे निर्वाचन जैसी व्यवस्था और आपका मूल अधिकार, ये सब आपको पता था। उसके बाद स्वतंत्रता की बात करें तो ये स्वतंत्रता को लेकर के विचार, अभिव्यक्ति, पूजा, आस्था, विश्वास, ये सब की स्वतंत्रता कि आप कुछ भी विचार कर सकते हैं, अभिव्यक्ति कर सकते हैं, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं हुई। समानता की बात करें तो स्थिति और अवसर के आधार पर। बंधुता मतलब कि भाईचारा की भावना ये भी डेवलप करना लोगों में, ये आपका प्रस्तावना में उद्देश्य बताया गया, ठीक है। अब अगर हम देखें संशोधन को लेकर के देखें तो ये संशोधन हुआ था, आज तक प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ और वो था आपका 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और इसके तहत प्रस्तावना में सिर्फ 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला था धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद समाजवादी और उसके बाद सत्यनिष्ठा, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं कि प्रस्तावना को लेकर के ना कुछ मामले आए हैं, मतलब कुछ विवाद सुप्रीम कोर्ट में कुछ विवाद थे। तो पहला जो विवाद था ये था बेरूबारी यूनियन भारत संघ, बेरूबारी वर्सेस भारत संघ का मामला, ये 1960 में आया। और इसमें ये विवाद था कि पहले था कि भाई संविधान, जब बोलते संविधान में कितने भाग है तो आप कहते थे कि भाई संविधान में 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है, तो उस 22 भाग के तहत तो प्रस्तावना नहीं आता। तो लोगों में ये डाउट हो गया कि भाई प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं। इसको लेकर के आगे चल करके मामला सुप्रीम कोर्ट में चला। तो पहला तो बेरूबारी केस में ये बोला गया 1960 में कि भाई प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ऐसा कौन बोला? सुप्रीम कोर्ट।
बेरुवारी बाद में। उसके बाद फिर आया केशवानंद भारती मामला जो कि 1973 में था, ठीक है। तो इस मामले में बोला गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है, हिस्सा है, मतलब बेरुवारी के डिसीजन को जस्ट पलट दिया गया केशवानंद भारती मामले में। तो इसमें बोला गया कि भाई प्रस्तावना संविधान का हिस्सा और इसमें संशोधन किया जा सकता है। तभी तो देखिए 1973 में सुप्रीम कोर्ट बार संशोधन कर सकते हैं, तो 76 में फिर 3 साल बाद हमने संशोधन भी कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट फैसले को पलट दिया, जो कि बेरुवारी वाले केस था वो हाई कोर्ट का फैसला था, उसके सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। न्यायाधीशों की अधिक फीट की आवश्यकता थी और 13 न्यायाधीशों की उपस्थिति जो अब तक की सर्वाधिक, मतलब ये केशवानंद भारती मामले का जो डिसीजन दिया गया था, जो विचाराधीन मामला था, वो आज तक की सबसे बड़ी न्यायाधीशों की पीठ थी, वो भी 13 जजों की पीठ थी, उसके द्वारा दिया गया था, ठीक है। उसके बाद आगे LIC मामला आया जिसमें केशवानंद भारती केस में जो निर्णय दिया गया था उसकी पुष्टि कर दी गई। तो ये था आपका प्रस्तावना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको प्रस्तावना से रिलेटेड जितनी भी फैक्ट है वो आपको समझ में आ गए होंगे। ये मैं रिकॉल करवा रहा हूँ रिवीजन टाइप का। चलिए फिर देखते हैं अनुसूची, जो हमारा अनुसूची। तो देखिए आपको मालूम है कि मूल संविधान आज जैसे 12 अनुसूची, लेकिन मूल संविधान में सिर्फ 8 ही अनुसूची थी, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे जो पहली अनुसूची है वो क्षेत्र विस्तार बताता है। पहली अनुसूची बताता है भारत और भारत का राज्य क्षेत्र, कि भारत कहाँ होगा, कितना बड़ा होगा, कौन है भारत के भाग में, बताता है कि उसमें राज्य का भी हिस्सा होगा, संघ राज्य क्षेत्र का भी हिस्सा होगा। तो मतलब इन सब के भारत के राज्य क्षेत्र का जो भी विस्तार प्रावधान है ये आपकी पहली अनुसूची करता है। उसके बाद है परिलब्धि। परिलब्धि का मतलब सरल शब्दों में आप वेतन ले सकते हैं, कि ये विभिन्न जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन के बारे में बताता है। उसके बाद है शपथ एवं प्रतिज्ञा, कि जो भी आदि जो भी मतलब कि पद में रहेंगे, राजनीतिक पद में रहेंगे, उनको कौन सी शपथ लेंगे, कौन शपथ दिलाएगा, ये सब का प्रावधान आपका अनुसूची 3 करता है। फिर अनुसूची 4, ये आप जैसे मालूम है कि राज्यसभा सीट है, सब राज्यों के लिए अपने अपने अलग अलग राज्यसभा सीटें हैं, तो कितनी, कौन राज्य के लिए कितनी राज्यसभा सीट होगी, तो ये सब की जानकारी आपके अनुसूची चौथी देती है। फिर अनुसूची 5 है, ये अनुसूची 5 अनुसूचित क्षेत्रों के लिए, और लगभग 10 राज्य है जो कि अनुसूचित क्षेत्रों के तहत आते हैं। अनुसूचित क्षेत्र जो कि आपका एक तरह से जनजाति क्षेत्र होता है, तो ये उसका प्रावधान करता है। उसके बाद जो अनुसूचित 6 है, ये भी एक तरह से जनजाति क्षेत्रों का ही प्रावधान करता है, लेकिन ये अलग से स्पेशल 4 राज्यों के लिए करता है, और ये चारों राज्य नॉर्थ ईस्ट के हैं। ये थोड़ा नॉर्थ ईस्ट के आसान क्षेत्र स्वायत्तता प्रदान करने के लिए असम, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम, इन 4 राज्यों के ये प्रावधान करता है। अब अगर आगे चले हम अनुसूची 7, तो अनुसूची 7 को आपको पता है कि ये अनुसूची 7 है, ये शक्तियों के विभाजन के लिए 3 अनुसूचियों का प्रावधान करता है। पहला यूनियन लिस्ट, संघ सूची, दूसरा आपका स्टेट लिस्ट, राज्य सूची, और तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब कि समवर्ती सूची। देखिए संघ सूची में उन विषय शामिल होंगे जिसपे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होगा। राज्य सूची में वे विषय शामिल होंगे जिसमें कि कानून बनाने का अधिकार राज्य सूची को होगा। अगर हम संघ सूची के विषय की बात करें तो ये लिखा है डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, ये होगा। और राज्य सूची की बात करें पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, ये राज्य सूची। और कॉन्करेंट सूची में वह विषय होंगे जिसमें केंद्र और राज्य दोनों नियम बना सकते हैं, लेकिन अगर केंद्र ने किसी विषय पर कानून बना दिया है तो फिर उस पर राज्य का कानून नहीं चलेगा, केंद्र का कानून लागू होगा। जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, ये थे आपके समवर्ती सूची के प्रावधान। अब ये जो 7वीं अनुसूची में भी सिर्फ एक बार संशोधन हुआ, ये है 42वें संविधान संशोधन में। कुछ समवर्ती मतलब कुछ राज्य सूची में समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर, मतलब कुछ विषय थे जो राज्य सूची के थे उसे हमने समवर्ती सूची में रख दिया। अब चलिए ये थी 7वीं अनुसूची। अब अगर 8वीं अनुसूची की बात करें तो देखिए 8वीं अनुसूची ये आपकी भाषा, मतलब भारत के जितने भी भाषाएं, उन भाषाओं का प्रावधान करती है। और मूलतः अगर हम बात करें तो मूलतः इसमें जब संविधान लागू हुआ था तब 14 भाषाएं वर्णित थी, फिर बाद में हम संशोधन कर करके हमने इसमें भाषा ऐड किया। तो याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आज तक चौथी अनुसूची में कितनी बार संशोधन होता है। आपको बताना है कि आज तक चौथी अनुसूची में 4 बार संशोधन हुआ है, 4 बार, ठीक है। और उन चारों संशोधन के बाद आज वर्तमान में टोटल 22 भाषाएं बची है। तो पहली बार जो संशोधन हुआ वो 21वां संविधान संशोधन था, जिससे सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, ठीक है, आपको सीधे याद कर लें। फिर जो दूसरी बार संशोधन वो 71वां संविधान संशोधन, जिसमें 3 भाषा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई थी। उसके बाद जो चौथा संविधान हुआ, तीसरा जो संविधान संशोधन हुआ वो 92वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा जोड़ी गई थी। तो एक इधर जोड़ी गई, 3 इधर जोड़ी गई और 4 इधर जोड़ी गई। तो 14 पहले थी, फिर ये हो गई आपकी 8, 14 और 8 टोटल आज 22 भाषाएं हैं। उसके अलावा जो चौथा संविधान संशोधन किया गया, मतलब 4 संविधान संशोधन, जो चौथा हुआ वो 96वां संविधान संशोधन था, जिसमें आपके पहले मतलब कि इसका नाम बदल दिया गया, तो उड़िया भाषा
भाषा का नाम बदल दिया गया था, जो कि उड़ीसा की है, ठीक है? तो 4 बार संशोधन हुआ है। अब ये 8 अनुसूची थी जो कि मूल संविधान में थी। बाद में हमने समय-समय में संविधान संशोधन करके आवश्यकता अनुसार कई सोचिए 4 अनुसूचियाँ जोड़ी हैं, जिसमें पहली अनुसूची थी आपकी भूमि सुधार को लेकर के। ये हमने पहले ही संविधान संशोधन जो कि 1951 में हुआ था तभी जोड़ दिया गया था। भूमि सुधार को लेकर के, क्योंकि पहले भूमि सुधार का क्या था कि पहले आपके फंडामेंटल राइट के तहत आपका संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति के अधिकार के तहत लोग अपनी संपत्ति के लिए कानून मतलब राज्य उनके संपत्ति का अधिग्रहण, जमीन वगैरह का अधिग्रहण नहीं कर सकते। अगर करती है तो फिर लोग कोर्ट चले जाते थे और सरकार हार जाती थी। तो पहली संविधान संशोधन के द्वारा द्वारा ही आपका इस भूमि सुधार अनुसूची जोड़ी गई, जिसके तहत हमने उन सारे राज्य के उन सारे कानूनों अधिनियमों को रख दिया जो कि संपत्ति के व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार का संरक्षण करते हैं। और इस रखने के इसमें बोला गया कि अनुसूची 9वीं अनुसूची में वो सारे विषय रख दिए गए जिन विषयों पर जो कोर्ट है वो सुनवाई नहीं कर सकती, ठीक है? तो ये आपके 9वीं भूमि सुधार के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, पहले संविधान संशोधन 1951। फिर 10वीं अनुसूची, ये दल बदल कानून, ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में जुड़ा। अब इसमें क्या था, इसमें था कि ये एक तरह से जो संसद है, संसद के जो सांसद है और जो विधायक है, इसमें या आप कह सकते हैं संसद और विधानसभा में या विधानमंडल में स्टेबिलिटी लाने के लिए था कि जो विधायक और सांसद है ये बहुत जल्दी पार्टियां बदल लेते थे अपने पर्सनल लाभ के लिए, तो उसको रोकने के लिए ये 92वां संविधान संशोधन लिया गया। उसके बाद है 11वीं अनुसूची जो कि 73वां संविधान संशोधन, ये 1992 में जुड़ी गई। ये एक तरह से पंचायती राज जो गाँवों में है उसमें स्थानीय स्वशासन की स्थापना करने के लिए जोड़ी गई थी। और सेम यही आपकी नगरीय या शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका, ये 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ी गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपका अनुसूची वाला भाग आपको समझ में आ गया होगा। अब ये लास्ट है कि संविधान के स्रोत, की संविधान में जितने भी प्रावधान किए गए हैं वो कहीं ना कहीं से प्रेरित हैं। तो हम देख लेते हैं कि संविधान के कौन कौन से प्रावधान है जो कि किसी और अन्य देशों के संविधान से लिया गया है, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले कि संविधान का एक सबसे बड़ा भाग जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 की किससे लिया गया, मतलब अगर आपसे पूछे कि संविधान का सबसे बड़ा भाग किससे कॉपी किया गया है, तो आप बोलेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। और इसे ना हम कहते भी हैं कि ये भारत शासन जो हमारा संविधान है ये भारत शासन अधिनियम 1935 की कार्बन कॉपी है, ठीक है? तो देखिए ये क्या है, ये सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान पर पड़ा। आपातकालीन प्रावधान, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, पीएससी, फिर उसके बाद है राज्यपाल के अधिकारी संघीय योजना, ये सारी चीज़ें हम 1935 के अधिनियम से लिए थे। अब यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के संविधान से हम कौन कौन से प्रावधानों को अपने संविधान में लिए हैं तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले सरकार का संसदीय रूप, जो आज संसद आपको दिखाई देती है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, ये आपका संसदीय रूप हमने यूके के संविधान से लिया। उसके बाद है संसदीय विषय, सांसदों को जितना भी विशेषाधिकार है, चाहे उपलब्धि हो, भत्ता हो, ये सब भी यूके के फिर एकल नागरिकता, आपको मालूम है कि भारत में एकल नागरिकता है, मतलब हम सब भारत के नागरिक है, कोई भी राज्य का नागरिक नहीं है। कोई भी कहेगा नहीं कि हम उत्तर प्रदेश के नागरिक है, मध्य प्रदेश के ऐसा नहीं, हम सब भारत के नागरिक है। तो ये जो एकल प्रावधान है ये आपके ब्रिटेन से लिया गया है। हालांकि द्वि प्रावधान आपका अमेरिका जैसे देशों में पड़ता है, वहाँ लोग अमेरिका के भी नागरिक होते हैं और अमेरिका के किसी स्पेशल राज्य, जैसे मान लीजिए कैलिफोर्निया हो गया, टेक्सास हो गया, वाशिंगटन डीसी हो गया, तो वहाँ के भी नागरिक होते हैं। पर हमारे देश में एकल नागरिकता है। उसके बाद है कानून का शासन चलेगा, ये हमने यूके रिट लिया, विधायी प्रक्रिया लिया, और द्विसदनीय संसद, मतलब 2 सदन होंगे, राज्यसभा लोकसभा, ये हमने सारे प्रावधान यूके से लिए। अब यूएसए से देख लेते हैं। यूएसए से सबसे पहले फंडामेंटल राइट हमने यूएसए से लिया। प्रस्तावना, मैंने आपको बताया कि प्रस्तावना की जो संकल्पना है वो यूएसए से ली गई। शक्ति का विभाजन यूएसए से लिया गया। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सबसे ऊपर होगा, ये यूएसए से लिया गया। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, आपको मालूम है कि न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र है, तो ये हमने यूएसए से लिया। न्यायिक समीक्षा यूएसए से लिया। कानून का समान संरक्षण, कि कानून जो है वो सबका समान संरक्षण करेगी, भेदभाव नहीं करेगी। उसके बाद है राज्य के प्रमुख राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद और वित्तीय आपातकाल, ये सारे प्रावधान हमने यूएसए के संविधान से लिया। अब उसके बाद है कनाडा। कनाडा से हमने संघवाद लिया, मतलब केंद्र सरकार अलग, राज्य सरकार अलग, ये संघवाद की व्यवस्था होती, तो ये हमने कनाडा से लिया। उसके बाद है केंद्र राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करेगा, मतलब केंद्र राज्य का जो राज्यपाल है वो एक नियुक्त किया जाए केंद्र द्वारा, ये भी प्रावधान हमने कनाडा से लिया। फिर अवशिष्ट शक्तियों पर केवल केंद्र का अधिकार होगा, मतलब अवशिष्ट शक्तियाँ आपके संघ सूची में रखी जाएंगी, केंद्र सरकार उस पर नियम बनाएगी, ये आपका कनाडा से लिया। फिर सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, ये भी हमने
कनाडा से लिया। अब इसके बाद अगर हम आगे बात करें ऑस्ट्रेलिया से, तो मैंने बोला समवर्ती सूची पूरी जो जितनी भी समवर्ती सूची के प्रावधान ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। फिर उसके बाद व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता की कोई भी राज्य अपने क्षेत्र में कोई स्पेशल व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था नहीं कर सकता, या कोई भी दूसरे राज्य की वस्तुओं को आने से रोक नहीं सकता। तो ये सारी मतलब व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पूरे देश में एक तरह का हो गई, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। दो सदन की संयुक्त बैठक, सही याद रखिए, संयुक्त बैठक वाली जो प्रावधान है ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया। तो ये चार प्रावधान थे जो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। अब आयरलैंड से जो दो इंपॉर्टेंट है, ये है डीपीएसपी मतलब केंद्र के नीति निदेशक तत्व, ये हमने आपके आयरलैंड से लिया। और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन कैसे करना है, ये भी हमने प्रावधान आयरलैंड से लिया। अब जर्मनी से जो लिया है वो है राष्ट्रपति, मतलब आपातकाल में राष्ट्रपति की शक्ति, ये हमने मतलब आपातकाल का प्रावधान ये जर्मनी से लिया। और आपातकाल के दौरान आपको मालूम है जब आपातकाल लगता है तो नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं 2021 को छोड़कर वो सारे निलंबित हो जाते हैं। तो ये जो प्रावधान है ये हमने जर्मनी से लिया। अब अगर हम रूस की यूएसएसआर की बात करें या रूस की, तो हमने मौलिक कर्तव्य रूस से लिया। न्याय का जो आदर्श है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक ये हमने लिया। और पंचवर्षीय योजना का जो प्रावधान था ये हमने आपके यूएसएसआर या रूस से लिया। ठीक है। उसके बाद फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में हमने स्वतंत्रता समता और बंधुता ये जो हमारे प्रस्तावना में लिखा हुआ है इसका प्रावधान हमने फ्रांस से लिया। और गणतंत्रात्मक प्रणाली भी हमने फ्रांस से ली। और जर्मनी की बात करें तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये हमने जर्मनी से प्रावधान लिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये मेरा जो आपका रिवीजन कराने का उद्देश्य था इस वाले के तहत कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन कराना, ये उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।